गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है अभी तक हमारी जो दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न चल रही थी, ठीक है, उसी सीरीज का ये चौथा पार्ट है। तो आज हम आपको वीडियो नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्न कराएंगे जो आपके दर्पण से संबंधित होंगे, ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात आपसे कहनी है कि थोड़ा सा 1-2 दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई क्योंकि थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, इस वजह से आपको हम वीडियो नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी। और दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी आपकी साउंड में भली प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि वो जो माइक था वो ख़राब हो गया, ये दूसरा माइक है, तो इसमें देखते हैं थोड़ी बहुत साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एडजस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, और आपको कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। चलते तो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम ये वीडियो शुरुआत करते हैं। और हमने क्या बताया, ये दर्पण से संबंधित जो भी आपके प्रश्न चल रहे थे उसका ये कौन सा वीडियो है, उसका ये चौथा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? चौथे नंबर का चौथा वीडियो है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो शुरुआत करते हैं। चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अगला ये सवाल ये रहा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक सवाल है। क्या है? देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझ लो। आज जितने भी आप इस वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे, इन सारे न्यूमेरिकल को फेयर कॉपी में लगाएंगे, प्रश्न भी वीडियो से नोट करेंगे और आंसर भी वीडियो के द्वारा अपने हिसाब से उसमें नोट करेंगे फेयर कॉपी में, ठीक है। चलो आगे चलो, ध्यान से पढ़ो। तो सबसे पहला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट कि प्रकाश वायु से 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करता है। क्या है? जो प्रकाश है कहां से? वायु से जाता है किसी दूसरे अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.33। कोई दूसरा माध्यम है, उसका अपवर्तनांक है 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करता है सर। और दूसरा क्या है? जल। मतलब प्रकाश है वो वायु से जल में जा रहा है, जल का अपवर्तनांक हमें दिया है। तो जल में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इतना दिया माय डियर स्टूडेंट, इतना हमें दिया है। अब देखो ध्यान से देखना, वायु में प्रकाश की चाल हमें दी है, मान लो सी। क्या मान ले? सी। चाहे सी मान लो या B1 B2 करके मान लो, ठीक है। आप जैसे ही चाहो वैसे ही हम बता दें। चलो B1 B2 करके मानना चाहो तो B1 B2 करके हम आपको बता दें कैसे करके हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो देखो। सबसे पहले देखो क्या है, वायु से 1.33 अपवर्तनांक वाले किसमें? जल में। वायु से 33 अपवर्तनांक वाले जल, तो जल का अपवर्तनांक दिया है हमने, मान लिया माय डियर स्टूडेंट ये है NW। ध्यान समझना, N मीन्स होता है अपवर्तनांक और नीचे W लगा दिया, इसका मतलब जल का। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो NW मतलब जल का अपवर्तनांक हमें इस सवाल में दिया है, वो दिया है 1.33। कितना दिया है? 1.33। सही है, 1.33। और ये अपवर्तनांक होगा किसका? तो हम कह सकते हैं वायु से जल में जा रही, तो वायु के सापेक्ष ही तो जल में हुआ, तो यहां से हम लगा सकते हैं ANW। ये आपका करेक्ट। यहां तक इतनी बात क्लियर हुई। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश किरण है माय डियर स्टूडेंट, कहां से जा रही? वायु से। किस में जा रही? जल में। जब प्रकाश किरण वायु से जल में जाएगी तो वायु के लिए A और जल के लिए W, तो हो गया ANW। क्लियर है? ओके। तो यहां से बन गया माय डियर स्टूडेंट ANW का मान 1.33 हमें दिया है। फिर उसने कहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, देखो चाल होती है V और किसकी? वायु मतलब A, तो BA का मान हमें सवाल में दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है। और ये तो बिल्कुल लर्न कर लो, ठीक है, ये लर्न कर लो क्योंकि ये आपका हमेशा ही आएगा कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैसे अगर सेंटीमीटर की बात करें तो इसका मान होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी वायु में प्रकाश की चाल होती है। किसकी होती है माय डियर स्टूडेंट? वायु में प्रकाश की चाल। क्लियर है यहां तक? चलो देखो अब फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। देखो, तो हमने आपको सिखाया था, हमने लिखा यहां पर ANW। ध्यान समझना, हमने इसे ANW लिखा, ठीक। अब हमने आपको सिखाया था कि प्रकाश किरण कहां से जा रही? प्रकाश किरण हमारी जा रही है वायु से, कहां जा रही बताओ? तो हमारी प्रकाश किरण कहां से जा रही माय डियर स्टूडेंट? वायु से जल में जा रही है। किस में जा रही? वायु से जल में, ठीक है। चलो आगे देखना, जब मेरी प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है तो हमें क्या चाहिए? हमें इनकी चाल निकालना है। तो चाल क्या होती है? चाल हम सिखा रखे पहले,
वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल VA और W जल में प्रकाश की चाल VW। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ANW बराबर VA अपॉन VW। ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, VA का मतलब वायु में प्रकाश की चाल और VW का मतलब है जल में प्रकाश की चाल। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक। ANW का मान हमें सवाल में दिया है, कितना दिया है? 1.33 इंटू एज इक्वल टू, और VA का मान जो वायु में प्रकाश की चाल है उसका मान दिया हमें 3 × 10⁸ और हमें पूछा है जल में प्रकाश की चाल, यही तो पूछी है। ठीक है, तो हम क्या करें माय डियर स्टूडेंट, इसको इधर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कितना? VW बराबर 3/, ये तो होगा माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ इधर लिख दो 3 × 10⁸ ऊपर रहेगा और नीचे आपका आंसर आ जाएगा 1.33, ये आ जाएगा। अब 3 में 1.33 का भाग दे दो, तो जब इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2.25। कितना आ जाएगा? 2.25 इंटू 10⁸, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां तक, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, आगे चलें। चलो यहां तक क्लियर है? चलो अब देखो दूसरा सवाल, ध्यान समझना, बिल्कुल सेम सवाल है, हम इसमें थोड़ी हिंट्स दे देंगे, आपको स्वयं करना है। देखो, प्रकाश वायु से 2.42 अपवर्तनांक वाले हीरे में जाता है, मतलब हमें हीरे का अपवर्तनांक दिया। अच्छा, सबसे पहले देखो प्रकाश कण कहां से जा रही? प्रकाश कण हमारी जा रही है वायु से, तो वायु के लिए क्या लगाएंगे? A, ठीक है। और क्या अपवर्तनांक कहां जा रही? हीरे में। हीरे मतलब डायमंड, D लगा दे। ठीक है, तो AND, D मतलब माय डियर स्टूडेंट, D मतलब डायमंड, डायमंड मतलब हीरा। तो AND का जो मान दिया है वो हमें दिया है कितना? वो दिया है 2.42। सही है, हीरे का अपवर्तनांक दिया 2.42। आगे का है हीरे में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए, वायु में प्रकाश की चाल में इतनी है। तो सिंपल सी बात है, VA का मान दिया हमें, किसकी वैल्यू दी है माय डियर स्टूडेंट? VA। और तो VA का मान देखो, वायु में प्रकाश की चाल दी है तो VA का मान दिया है, अभी हाल पीछे आपने सवाल लगाया तो इसका मान कितना है? इसका मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट? फॉर्मूला में लगाएंगे VND बराबर VA अपॉन, याद है, VND बराबर VA अपॉन VD, ये लगेगा। क्या लगेगा? तो माय डियर स्टूडेंट यहां से आपका फॉर्मूला लगेगा VND बराबर VA अपॉन VD। सही है, क्लियर है यहां से? ठीक है, तो यहां से अच्छा एक और तरीका है, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। कैसे करके? देखो, ये जो हमें अपवर्तनांक दिया है सीधा सीधा, जब सवाल में ज्यादा कुछ नहीं दिया तो ऐसे करके भी सादा लिख लो। n बराबर, हमें n का मान दिया, वो दिया है कितना? 2.42। ध्यान समझ ना, कितना दिया? 2.42। हमें n का मान दिया है 2.42, ठीक है। और हमें प्रकाश की चाल दी है, वो दी है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, तो अब लगा दो फॉर्मूला। क्या लगाओगे? फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट n बराबर C अपॉन B। क्या बात? n बराबर C अपॉन B। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो यहां से आपका जो होगा अपवर्तनांक, क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा n बराबर C अपॉन V, और यहां से आप V का मान निकाल सकते हैं। ये भी एक ऐसे करके लिख लो, सिंपल तरीका में। सही है, अब आपको पता है n का मान कितना दिया है? n का मान हमें दिया है 2.42 गुणे, और C का मान तो पता ही है कितना माय डियर स्टूडेंट? C का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे जो V लिखा है वो V हमें फाइंड करना है, तो V को इधर कर दो, परछांतर ट्रांसफर करोगे तो V को जब इधर ट्रांसफर करोगे तो मतलब परछांतर करोगे तो आ जाएगा V इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2.42। यही बनेगा। कितना बनेगा माय डियर स्टूडेंट? 2.42। सही है, अब 2.42 बनेगा। जब हम 2.42 का भाग इसमें 3 × 10⁸ में देंगे तो हमारा जो आंसर क्लियर होके आएगा वो कितना आएगा? वो आपका आंसर आएगा 1.24। वो आपका आंसर आएगा 1.24 इंटू 10⁸। सही है, 10⁸। फिर देखो
इसे जब इससे पॉइंट पे लगेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.24 गुणा 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ कितना क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। तीसरा सवाल देखो ध्यान से माय डियर स्टूडेंट। तीसरा सवाल है वायु की तुलना में बर्फ का अपवर्तनांक 1.113 है। किसकी? वायु की तुलना में। ठीक है, 1.13 है। और खनिज नमक का अपवर्तनांक, अच्छा खनिज नमक का अपवर्तनांक 1.54 है। बर्फ खनिज नमक के अपवर्तनांक का परकलन कीजिए। हमसे पूछा बर्फ। अब देखना ध्यान से, हमसे सवाल में कहा है कि वायु की तुलना में बर्फ का अपवर्तनांक। अब सुना, वायु की तुलना में बर्फ का अपवर्तनांक 1.33 है। तो इसे आप मान लो, इसे 1n2 1n3 करके मानते थे। हाँ ऐसे करके आप इसको मान सकते हो। तो वायु को मान लो, ऐसा समझो, वायु को मान लिया हमने वन, ऐसे ही समझो तो याद रहेगा। वायु को मान लिया बर्फ, और बर्फ को मान लिया हमने 2, और नमक को मान लिया 3। अब सही है, वायु को 1, बर्फ को 2 और नमक को 3। जब इनको मान लिया तो वायु की तुलना में बर्फ का अपवर्तनांक, जैसे हम कहते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ऐसे करके हम कैसे लिखते हैं 1n2 लिखते हैं, याद होगा आपको। तो ऐसे ही करके तो लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इसको हमने लिख दिया 1n2, याद है। ठीक, 1n2 का जो मान दिया है वो हमें सवाल में दिया है 1.31। ध्यान समझना, बहुत रिलैक्स होकर समझना, क्लियर समझ में आएगा। वायु की तुलना की बात करें तो 1n2 का मान दिया 1.31। ठीक है, और खनिज नमक का अपवर्तनांक किसके? वायु की ही तुलना में करेंगे। तो इसका जो आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसका आ जाएगा 1n3, क्योंकि तुलना से हम तो किससे करेंगे कंपेरिजन? तुलना वायु से करेंगे। तो वायु की तुलना में बर्फ का निकालेंगे, यानी 1n2 का मान 1.31, और 1n3 का मान दिया है कितना 1.41। इसका मान दिया 1.54 दिया है। हमसे पूछा क्या? बर्फ का खनिज, मतलब बर्फ की तुलना में, बर्फ को हमने 2 माना था और खनिज पूछा था। हमसे पूछा है 2n3। क्या पूछा है? हमसे पूछा है 2n3। क्लियर है? क्या पूछा है? हमसे पूछा है बर्फ की तुलना में खनिज नमक के अपवर्तनांक, तो हमसे पूछा है 1n। क्लियर है? चलो 1n3 बन गया। अब देखो, अब ध्यान से समझना, जैसे हमने आपको फॉर्मूला लर्न करना बनाना सिखाया था वैसे देखना, फिर समझ लो। वायु की तुलना में बर्फ को दिया है माय डियर स्टूडेंट, तो बर्फ को 1 मान लिया, वायु को 2 मान ली, वायु को 1, बर्फ को 2 और नमक को 3 मान लिया। अब हमने इसको जब वायु की तुलना में बर्फ निकाला, 1n2 का मान 1.31, 1n3 का मान 1.54। हमसे पूछा है 2n3। अब माय डियर स्टूडेंट बताया था हमने आपको फॉर्मूला बनाया, जो चीज लास्ट में होती वो चीज कहाँ जाती? ऊपर। तो 3 जो लिखा है वो ऊपर जाएगा, 3 वाला पूरा पद ऊपर जाएगा, यानी 1n3 ऊपर जाएगा। सिखाया जब भी हमने ये डेरिवेशन कराया था ऐसे करके बताया था आपको, बताया था। इसका नाम होगा मिश्रित क्रम में माध्यम। ठीक है, माध्यम के मिश्रित क्रम में विभिन्न माध्यम प्रकाश कर, ऐसे करके डेरिवेशन कराया कंप्लीट हमने। ठीक है, तो 1n3 हो गया। आगे देखो 1n3 जब ऊपर हो गया, अब इसके नीचे आएगा। अब इसके नीचे जब हम आएंगे माय डियर स्टूडेंट, अब देखना 1n2 का मान कितना है, तो ये 1n2 नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया? लग गया सवाल। 1n3 का मान हमें सवाल में दिया 1.54। कितना दिया? 1.54। 1n3 का मान दिया 1.54, 1n2 का मान दिया है 1.31। कितना दिया? फिर आगे देखो, ध्यान से देखना। 1n3 का मान हमें सवाल में दिया, वो दिया 1n3 का मान सवाल में दिया 1.54, और 1n2 का मान सवाल में दिया, वो दिया 1.31। कितना दिया? 1n3 का मान दिया 1.54 और 1n2 का मान दिया 1.31। सही है? क्लियर है? अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, तो जब इसको आप इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा लगभग, देखो एक बार तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, 1.17। कितना आ जाएगा? 1.17। इज दैट क्लियर आंसर? इज दैट क्लियर? ओके, तो इसका जो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट वो आपका होगा 1.17। आगे चलें, चलो आगे चलते माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ हो। चलो अगला सवाल है, ये देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या है? वायु के साथ। अब तो कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष मतलब ANW। ANW का ध्यान समझना, इसको आपको लगाना होमवर्क में। ANW का मान 1.3 तथा बेंजीन का अपवर्तनांक, मतलब ये दोनों वायु के ही सापेक्ष मानने आपको। ठीक है, यानी ANW का मान 1.33 और ANB मतलब बेंजीन लगा सकते हैं। ANW का मान 1.3 मान लेंगे, ANB का मान लेंगे 1.50। जल के सापेक्ष बेंजीन का पूछा है, यानी WNB का मान पूछा है, आप फार्मूला लगा देंगे।
ठीक है, इसका WNV का पूछा है और इसको आप क्लियर कर देंगे। इसका जो आंसर होगा वो हम बता दे रहे माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 1.13। कितना होगा? 1.13। तो याद रखना इसका जो आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट वो आएगा 1.13। इज दैट क्लियर आंसर? ओके, चलो नेक्स्ट सवाल, इसको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट सवाल है वायु के सापेक्ष सघन, ठीक है, फ्लिंट कांच, ठीक है, ये लेंस होते हैं। भैया लेंस बताएंगे तब आपको बताएंगे ये फ्लिंट कांच और इनफ्लिंट कांच, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो अलग अलग लेंस होते हैं, उनके अलग अलग कांचों के बने होते हैं, ठीक है। तब कांच वाला एक दिन चैप्टर अलग आएगा। वायु के सापेक्ष सघन फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। किसके? वायु के सापेक्ष सघन फ्लिंट, तो इसको डी जो भी मान लो, सघन तुम 1n2 मान लो, ठीक है, 1n2 मान लो, ऐसे करके मान लो। 1n2 का मान दिया है 1.65। एल्कोहल के सापेक्ष यानी 1n3 का मान दिया है 1.67। एल्कोहल के सापेक्ष सघन का पूछा है यानी 3n2 पूछा है, फॉर्मूला आप लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो फिर हम बता दें, हमने क्या बताया, हमने बताया 1n2 का मान हम कितना मान लेंगे, वो हम मान लेंगे 1.65। ध्यान से समझना, 1n2 का मान 1.65 और अगला आ जाएगा 1n3 का मान लेंगे माय डियर स्टूडेंट 1.36। कितना मान लेंगे? सही है, 1.3। हमसे पूछा एल्कोहल के सापेक्ष सघन का, एल्कोहल के सापेक्ष मतलब 3, ध्यान समझना, हमसे पूछा है 3n2 की, उल्टा पूछा आपकी बार एल्कोहल के सापेक्ष पूछा 3 पहले आएगा, 3n2 पूछा है क्योंकि एल्कोहल को हमने देखो, एल्कोहल को हमने 3 माना, ऐसा समझ लो, एल्कोहल को 3 माना, सघन फ्लिंट को 2 माना, वायु को कितना माना? 1 माना। तो 3n2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? लास्ट में 2 है, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 2 अकेला नहीं जाएगा, पूरा पद जाएगा 2 का पूरा पद का मतलब 1n2 ऊपर जाएगा और 1n3 नीचे आएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब हमने सारी वैल्यू बता दी, इसको यहाँ पुट कर देना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आप कंप्लीट करेंगे फिर कॉपी में, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो हम आपको बता दें, इसका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1.21। इज दैट क्लियर आंसर? कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1.21। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अगला देख लो, एक और सवाल इसी का है, थोड़ा सा हिंट ले लो, बस सिखा तो हमने दिए। अगला है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है मतलब डायमंड हीरा होता बताया, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यह समझना। और दोनों में कौन अधिक प्रकाशता सघन है, किसमें प्रकाश की चाल है देखोगी, ठीक है। इसमें आपको लगाने वैसा सिर्फ आपको थ्योरिकल पूछा, ध्यान समझना मेरी बात को, इसमें कुल चीजें ऐसी दे दी जिनसे जानकारी आपको अच्छी सी मिलेगी। देखो देखना ध्यान से, चलो अब देखो इसमें किसका अपवर्तनांक ज्यादा है। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, हमसे पूछा, यहां समझा, हमसे पूछा है दोनों में कौन अधिक प्रकाशता सघन है, ठीक है। तो एक मेरी बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो प्रकाशता होता है, पहले इधर समझना, जो प्रकाशता मतलब जो अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है, समझ लो, जो अधिक प्रकाशता सघन होता है वो अपवर्तनांक के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बताया हमने, जो प्रकाशता सघन होता है, जो प्रकाशता सघन विरल तो माध्यम बता ही चुके, ठीक है। जो प्रकाशता सघन होता है, प्रकाशता मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वही सघन, जो प्रकाशता सघन होगा वो अपवर्तनांक के कैसा होता है, डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, दो बात समझ लो, और दूसरी बात यह है जो चाल होती है, माय डियर स्टूडेंट क्या बताई, चाल, जो चाल होती प्रकाश की वो अपवर्तनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर्थिक व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दो बातें मेरी यहां से समझ लो, क्या बताया हमने, प्रकाशता जो सघन होता है वो अपवर्तनांक के डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होता है, और जो प्रकाश की चाल होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, बस समझ में आई। यानी प्रकाशता सघन माध्यम में, प्रकाशता जो होता है, प्रकाशता सघन जो होता है वो अपवर्तनांक की अनुक्रमानुपाती और चाल अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होती। क्लियर है? चलो अब देखो आंसर, देखो ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, सवाल है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है
और कांच का अपर्तनांक 1.5 है। दोनों में अधिक प्रकाशता किसकी होगी? तो माय डियर हमने बताया जो प्रकाशता सघन होता है, प्रकाशता सघन का मतलब होता है जिसका अपर्तनांक अधिक, अनक्रमानुपाती का हमने आपको क्लास 9 में बड़े अच्छे तरीके समझा रखा। अनक्रमानुपाती का क्या होता है? मतलब दोस्ती बताया था। अनक्रमानुपाती का मतलब माय डियर स्टूडेंट दोस्ती, और दोस्ती का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज घटेगी दूसरी चीज घटेगी। अगर एक को दुख है तो दूसरे को भी दुख होगा, यही मतलब होता है। ठीक है, तो इधर देखो, जब प्रकाशता सघन एन अपवर्तनांक के अनक्रमानुपाती होता है तो एन का अगर मान अधिक होगा तो प्रकाशता सघन का मान कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है, आप देखो उसने पूछा दोनों में कौन अधिक प्रकाशता अधिक है, तो वही प्रकाशता सघन उसका अधिक होगा जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, और अपवर्तनांक किसका अधिक है? वो आपका हीरे का अपवर्तनांक अधिक है। ध्यान देखो, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 और हीरे का अपवर्तनांक दिया 2.42, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक अधिक है, इसलिए इसका भी इसका प्रकाशता सघन अधिक होगा। कैसा होगा? और गई। हाँ, क्या बताया माय डियर स्टूडेंट? हमने बताया इसका इसका जो प्रकाशता सघन होगा वो कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट? वो आपका क्लियर होगा। कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट? वो आपका क्लियर होगा। ओके, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं माय डियर स्टूडेंट? ओके, इतनी बात समझ में आई? तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? आपको लिखना है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक है क्योंकि प्रकाशता सघन होता है वो अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक अधिक है, इसलिए हीरे का प्रकाशता सघन अधिक होगा। सही है, पहला आंसर लिख लोगे, ऐसे ही करके फिर में लिखना है। ठीक, दूसरा पूछा किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी? तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, चाल जो होती है वो अपवर्तनांक की कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती। मतलब जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी चाल अधिक होगी, जिसका अपवर्तनांक कम अधिक होगा उसकी चाल कम होगी। तो ध्यान से देखो, हीरे का अपवर्तनांक अधिक है इसलिए इसकी चाल कैसी होगी? कम होगी। हमें अधिक चाल चाहिए, तो अधिक चाल किसकी होगी? कांच की। बस, तो दो आंसर हो गए। प्रकाशता सघन पूछा जाए तो हीरे का अधिक होगा, और चाल पूछे तो कांच की अधिक होगी। ठीक है, तो इन दोनों बातों को अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से लिख लेना। ठीक है, चलो, तो यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ओके, तो ये आपके जो अपवर्तनांक से संबंधित हमने कुछ प्रश्न लाए थे, इतने आपको करा दिए, इसलिए आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब माय डियर स्टूडेंट में आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 2.3। प्रश्न 2.3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, सबसे पहले बताया हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सवाल को पढ़ते चलिए और सबसे पहले सीधा क्लियर करना है कौन सा दर्पण है। बताया था। ठीक, सबसे पहला टारगेट कौन सा दर्पण है? तो जैसे ही हमने इसको देखा, सबसे पहला मेरा यहाँ पर निगाह गई, यानी सबसे पहला दर्पण है वो मेरा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। ठीक, सबसे पहला मेरा सीधा टारगेट कहां गया? अवतल दर्पण पे। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने जब देखा कौन सा दर्पण मिला हमें? तो अवतल दर्पण। क्लियर है यहां तक? ठीक, जैसे ही हमने अवतल दर्पण देखा तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी? 18। मुझे पता है अगर अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए। सही है, नेगेटिव होती है। ठीक, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमने मान ली F बराबर -18 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो, 9 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो पता है वस्तु कहां रखी जाती है? हमेशा इधर रखी जाती। देखना ध्यान से, ऐसे रफली बना दे, समझ, ऐसे करके बनता है। तो ये चीजें हम आपको पहले से ही बता रखे माय डियर स्टूडेंट, इसमें आप बहुत गलती, कल हमने देखा आप लोगों ने बहुत गलतियां की। क्या गलतियां की? कि आप लोग जिसको माइनस मानना चाहिए उसको प्लस मान रहे, जिसको प्लस मानना चाहिए उसको माइनस मान रहे। ध्यान समझना, आज हम फिर एक बार बता रहे, ये पी बिंदु है, ध्यान समझना, ये पी बिंदु है। तो पी आपका कैसा होता है? पी को मूल बिंदु हमने कहा था मान के चलना, मैथ की तरह। ठीक, अब मुझे पता है पी के बाएं साइड, पी के बाएं साइड अगर आप इधर जाएंगे लेफ्ट साइड, पी के अगर लेफ्ट साइड की दूरी नापेंगे तो आप माइनस में नापेंगे। पी के राइट साइड की दूरी पॉजिटिव, पी के ऊपर की दूरी पॉजिटिव, पी के नीचे की दूरी नेगेटिव बताया था यह। ठीक है, अब अगर यहां से देखें हमने वस्तु कहां रखी, ध्यान समझना, वस्तु 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी अवतल दर्पण से। तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, जब मेरा अवतल दर्पण ये है पी है, तो वस्तु कहां रखेंगे? वस्तु हमेशा इधर रखेंगे लेफ्ट साइड। वस्तु आपकी ये रखी है, रखी वस्तु आपकी ये रखी कितनी सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर पर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है 9 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। हमेशा आपको पता है वस्तु की दूरी हम कहां से नापते हैं? हमेशा ध्रुव से नापते हैं, पी से, याद रखना। ठीक, तो वस्तु की दूरी अगर हम मानेंगे, वस्तु की दूरी हमने बताई थी यू मानेंगे। अब पता है मुझे वस्तु की दूरी जब यू मानेंगे तो ध्रुव से बाएं साइड मानेंगे, देखो लेफ्ट साइड इधर की तरफ मानेंगे, तो वस्तु जब इधर होगी इधर की दूरी कैसी होगी? निगेटिव, इसलिए यू का मान हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कल बहुत लोगों ने गड़बड़ किया, कोई
प्लस ले लेता है, कोई माइनस ले लेता है, क्या मतलब है? जब बता चुके आपको वस्तु की दूरी जो है वो हमेशा माइनस में, पी जो होता है पी के बाएं साइड आपको माइनस में लेनी है, ठीक है। तो एफ बराबर -18 सेंटीमीटर दिया है, यू बराबर -9 सेंटीमीटर दिया है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलो। आगे हमें दिया, इतना क्लियर हो गया। आगे दिया 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब को, ठीक है, बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, यही मैं ज्ञात करना। चलो आगे चलो। तो u बराबर -18। एक चीज और दी है, 3 सेंटीमीटर ऊंची बिंब को, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, समझना, बिंब बनता है, समझना, बिंब ऊंची बिंब को, ध्यान समझना, मेरी बात समझो। अगर वो ये कहते कि इतने सेंटीमीटर का बिंब बनता है तो समझना कि वो प्रतिबिंब है, क्या है? प्रतिबिंब है। और लेकिन जब वो ये कह दे बिंब को, मतलब बिंब इसी का तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तब उसे हम मान के क्या चलेंगे, तब वो हमारा, ठीक है, हाँ, तो तब वो हमारा वस्तु कहलाएगा, ठीक है। क्या क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? वस्तु होगी, ठीक है। अब हम क्या चलेंगे, तो वस्तु जो दी है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो हमेशा बताया हमने वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की लंबाई मानते ओ, और प्रतिबिंब की लंबाई मानते आई। आई मतलब इमेजर और वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की जो लंबाई है वो हमें ओ दी है, ओ बराबर हम कितनी मानेंगे? 3 सेंटीमीटर मानेंगे। क्यों दी है? वस्तु की लंबाई ओ हमें जो 3 सेंटीमीटर दी है उसे हम कैसे मानेंगे? देखो ध्यान से, वस्तु की लंबाई जो हमें 3 सेंटीमीटर दी है वो हमें यहां लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, वस्तु हमेशा कहां रखी होती है? जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यानी मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी होती, 90 अंश पे 9 नॉर्मल लंबवत होती है। और कहां होती? ऊपर। अब यार हमने बताया जो हमारा यहाँ पी जो होता है, पी को हम ध्रुव बोलते हैं, जो हमारी वस्तु होती है ध्रुव से ऊपर की दूरी कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। ध्यान समझना, जो हमारा ध्रुव होता है, ध्रुव से ऊपर की दूरी हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और ध्रुव से नीचे की दूरी कैसे लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। जब वस्तु हमारी 3 सेंटीमीटर लंबी है तो वस्तु को हमने ओ बराबर हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया। कोई दिक्कत? चलो, एफ बराबर -18 सेंटीमीटर, यू बराबर -9 सेंटीमीटर, ओ बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो, अब मुझे पता है जो मेरी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है, वस्तु यहां रखी है, वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर मानेंगे, ऊपर। और ऊपर कैसी होगी? निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव होगी ऊपर की दूरी, तो इसलिए हमने ओ का मान पॉजिटिव ले लेंगे और आई का मान हम निगेटिव लेंगे। दो बात क्लियर है? ओ का मान पॉजिटिव और आई का मान निगेटिव, दो बात क्लियर है। अब आई का मान भी कभी कभी हम पॉजिटिव लेते हैं, ओ का मान पॉजिटिव तो लेते ही हमेशा, समझ लो। आई का मान कभी निगेटिव लेते, कभी पॉजिटिव लेते। दो कंडीशन बनती, कब? सुनो, आई का मान पॉजिटिव तब लेते हैं जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, तब आई का मान निगेटिव लेते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है तो आई का मान पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन जब आएगी तब बताएंगे। यहां तक इतनी बात क्लियर आई जितनी हमने यहां लिखी, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे माय डियर, वही सिंपल तरीका, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? दर्पण का, यानी 1/f बराबर क्या होता है? 1/b प्लस 1/u, यही होता है। हमें तो हमसे तो v निकालना है हमें, तो हमें चाहिए 1/v। तो 1/b बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/f माइनस 1/u बन जाएगा। 1/f माइनस 1/u बनेगा। चलो आगे देखो, ध्यान समझना, 1/f इंटू 1/u यही बनेगा। चलो अब हम क्या करेंगे, अब इनकी हम वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करो, देखो यहां से आपका वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट 1/v बराबर 1/, देखो f का मान -18 है, जब यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -18। ध्यान समझना, आप यहां रखेंगे -18 और फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब u का मान -9, ध्यान समझना, u का मान -9 है, तो यहां पर हम 1/9 लिखेंगे। ध्यान समझना, 1/9 लिखेंगे, वो भी किसके? माइनस के। माइनस के जब 9 लिखेंगे, माइनस ऑलरेडी यहां था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस ये लाइन बहुत ध्यान समझो, बहुत बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं, कभी माइनस नहीं लगाते कभी प्लस। अरे मैथ में क्या पढ़ा आप लोगों ने? मैथ की तरह बिल्कुल सॉल्व करना है, उसमें कुछ है क्या? 1/v लिखा है, ओके। 1/b बराबर -1/18 प्लस 1/9, सही है। अब ऐसे सॉल्व कर लो, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/b बराबर देखना 18 और 9 दोनों का लासा जब लेंगे माय डियर स्टूडेंट तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 लासा आ गया, ठीक। तो सबसे पहले हम निगेटिव 18 है, 18 माइनस का 1 आएगा, ठीक। फिर प्लस का चिन्ह आएगा, 18 का 9 दूनी 18 मतलब 2 आ जाएगा, सही है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा? बोलो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो 1/b बराबर कितना आ जाएगा? अब पता है आपका, जब 2 में से 1 गया, ध्यान समझना, 2 में से 1 जाएगा, प्लस के 2 में से माइनस के 1 गया तो प्लस का 1 बचेगा, यानी 1 में 18, 1/18 बचा, ठीक। अब ध्यान समझना,
बच्चे क्या करते हैं, 1/b बराबर 1/18, तो b बराबर भी 1/18। अरे कैसे हो जाएगा, ध्यान समझना, जब 1/b को पलट दो, ठीक है, जो 1/b लिखा इसे पलट दो, b को हमने लिख दिया ऊपर, लिख दिया, और 1 को लिख दिया नीचे। जब 1 का भाग b में देंगे तो b तो आएगा, ठीक। जब आप 1/b को पलट रहे हैं तो एक इसको भी तो पलटो, तो ऊपर हमने लिख दिया 18 लिखा, और बटे में जब 1 लिखेंगे और 1 का भाग 18 में देंगे तो आंसर कितना आएगा, 18 ही तो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरी बात समझना ध्यान से, 18 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से आपको ये बताना है इस प्रतिबिंब की प्रकृति, इमेज, इसके बारे में आपको बताना है कैसा बनेगा, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने हमसे इस प्रतिबिंब की स्थिति पूछी। अब देखना, प्रतिबिंब आपका 18 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, देखो ध्यान से, प्लस के 18 आ रहा है, ठीक। तो प्रतिबिंब आपका 18 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ये बात क्लियर है, ठीक। आगे समझना, जब प्रतिबिंब आपका 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, अगर b का मान माइनस में आता, ध्यान समझना, अगर b का मान माइनस में आता तो प्रतिबिंब कहां बनता, ये जो आपको p दिया ध्रुव, इस ध्रुव के इधर बाएं साइड बनता। वो क्यों, क्योंकि जब b का मान माइनस में आता है तभी तो इधर इधर बनेगा, और जब b का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। याद होगा अवतल दर्पण की 6वीं कंडीशन हमने पढ़ाई थी, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है, बताया था, हाँ वही बनेगा। अतः b का मान जैसे b का मान प्लस में आ गया, हम कह सकते हैं अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनेगा। कैसा बनेगा माय डियर स्टूडेंट, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बनेगा माय डियर स्टूडेंट, सीधा बनेगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर है यहां तक, छोड़, ओके, क्लियर है। तो हमने क्या बताया, अतः हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमारा सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब हमारा सीधा और आभासी बने, कहां बनेगा, वो बनेगा मेरे दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। क्यों बनेगा ये हम आपको बता चुके, क्यों बनेगा, हाँ इसका भी बात सुनो, देखो ध्यान समझना, फोकस दूरी 18, ध्यान समझना, फोकस दूरी कितनी है, 18, ठीक, फोकस दूरी है 18, और वस्तु की फोकस दूरी 18, वस्तु कहां रखी, 9 सेंटीमीटर। ध्यान में आई कंडीशन, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, देखो समझो, देखो फोकस है मेरी 18, फोकस जो हमारा अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी 18 है, ठीक, और वस्तु रखी 9 पर, तो 9 पर जब रखी है तो भी 18 के अंदर आ जाएगी, मतलब वस्तु मेरी आ गई फोकस और ध्रुव के बीच। तो आपको कंडीशन भी याद होगी, बताई थी, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनता है। मजेदार आया, यहां तक क्लियर है, एक लाइन बिल्कुल क्लियर हुई, यहां तक लाइन क्लियर हुई माय डियर स्टूडेंट या नहीं हुई, क्लियर हो गई, चलो यहां तक क्लियर है, ठीक। एक चीज और हमसे पूछी, वो पूछी है प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमसे, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो तो यहां से हम, ठीक है, प्रकृति और आकार। अब देखो प्रकृति तो हो गया, आकार और बताना है तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बता रखा, फॉर्मूला हमने आपको बताया था m बराबर -b/u बराबर I/o, याद है, I/o लेंस में नहीं होता, ठीक है, I/o। चलो मुझे पता है b का मान कितना है 18, तो माइनस के 18, वो तो ऊपर ही रहेंगे, प्लस के 18, ठीक है। चलो u का मान -9, तो -9 नीचे लिख दिया, ठीक। आगे चलो, i कितना दिया हमें पता नहीं, हमें i निकालना है कितनी लंबी वस्तु होगी, लेकिन वस्तु कितनी लंबी है वो हमें दी है, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। अगर हम इसे काट दे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, तो i बराबर, अगर हम पूछें i बराबर कितना आएगा, तो i की वैल्यू यहाँ से निकल के आई कितनी, 3 दूनी 6, तो i की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी माय डियर स्टूडेंट आपकी 6। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपका, ठीक, ओके। तो यहाँ से जो आपका i है, i की वैल्यू आपकी 6 निकल के आएगी। अब देखो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा i की वैल्यू 6, वो भी प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के ऊपर, वो भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो वीडियो आपको कुल बढ़ा, आज हम प्रश्न तो बहुत लेके आए थे माय डियर स्टूडेंट, लेकिन पता ही नहीं चलता समझाने में, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, ठीक है, समझाते ही रहे, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मन था तो अभी और बहुत सारी, देखो बहुत सारी लेके आए थे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर क्लियर हुआ, ऐसा नहीं ज्यादा नहीं, जितने भी समझाएं
ठीक है, उतने अगर आपको क्लियर होंगे तो आपको जरूर बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आज की मैं अब आप बताना कौन सी प्रॉब्लम है, हम कल वीडियो में जो भी बचे हैं उनको और लेके आएंगे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ये एक सवाल था लेकिन इसको हमने बिल्कुल खोल के डिटेल समझाया, अगर एक एक लाइन आप क्लियर होगी तो आप दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही माय डियर स्टूडेंट मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम वो हमें जरूर बताना और सॉल्व करना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताना। ओके, गुड बाय। ओके, गुड।